Good morning, student. I am Dr. Aradhana Singh. Today, I will discuss about sex determination. जैसा कि हम लोग इसके पहले सेक्स डिटर्मिनेशन का ये सेकेंड लेक्चर है. क्या है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेकेंड लेक्चर है. ठीक है. इसके पहले हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन का फर्स्ट लेक्चर जो है हम लोग स्टडी कर चुके हैं और उसमें हमने आपको बता रखा था कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्रोमोसोमल बेसिस पे भी होता है और नॉन क्रोमोसोमल बेसिस पे होता है. तो इसके पहले जो हम लोग जो स्टडी कर चुके हैं वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं. उसमें हेट्रोगैमिटी, मेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल हेट्रोगैमिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ ली हैं. आज हम लोग जो सेकेंड टाइप हमने बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन 2 टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल और ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्रोमोसोमल. ठीक है. तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है. क्या पढ़े आज स्टडी करेंगे नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है. जो नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो हार्मोनल बेसिस पे होता है, एक इन्वायरमेंटल बेसिस पे होता है. तो एक को कहते हैं हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और दूसरे को कहते हैं क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अब तक हम लोग स्टडी किए थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. ये भी बात सही है, 100% सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% केवल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है. ऐसा नहीं है. इसके साथ साथ हार्मोन भी ज़रूरी है. हार्मोन भी सेक्स को डिटरमाइन करता है और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या कहते हैं हार्मोन को सेक्स को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ ये आपके हार्मोनल बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल वाला हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एंड ऑल हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. हार्मोन के बेस पे कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, जैसे कि आप ह्यूमन के केस में जानते हैं, ह्यूमन बींग्स के केस में या और भी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हैं. इस टाइप के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उस समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अनडिफरेंशिएट गोनैड का फॉर्मेशन होता है. जैसे किसी बेबी या चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या किसी भी जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे जो गोनैड्स बनते हैं, गोनैड्स का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अनडिफरेंशिएटेड गोनैड इज फॉर्म. गोनैड का मतलब टेस्टिस एंड फीमेल एंड क्या कहते हैं मेल एंड फीमेल के जो जेनेटिलिया होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी कह सकते हो, टेस्टिस एंड ओवरी. ठीक है. तो जो जब किसी भी चाइल्ड के अंदर सबसे पहले जब गोनैड बनता तो अनडिफरेंशिएटेड होता है. ये पता नहीं होता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा. ठीक है. तो सब फर्स्ट एंड फॉल एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फर्स्ट एंड फॉल फॉर्म द अनडिफरेंशिएटेड गोनैड. ठीक है. अनडिफरेंशिएटेड गोनैड होता है और उस अनडिफरेंशिएटेड गोनैड के में 2 टाइप के रीजन पाए जाते हैं. एक होता है मेडुला रीजन और एक होता है कॉर्टेक्स रीजन. यहाँ पे हम डिस्कशन मेन करने वाले हैं मेडुला रीजन के बारे में. देखिए यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल ले जा रहे हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल लेके जा रहे हैं और बहुत आउटलाइनिंग ही बताएंगे. ठीक है. मेडुला जो होता है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं या कुछ सेल्स बनती हैं जिसको सर्टोली सेल कहते हैं और कुछ को लेडिंग सेल कहते हैं. ठीक है. जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ठीक है, ये रिलीज करती हैं एक हार्मोन को जिसको हम लोग कहते हैं MIH. MIH मीन्स मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, या इसको कहते हैं
एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कहते हैं। इसको एक और लिख लीजिए, OR और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एंटी मुलेरियन हार्मोन। दो नाम से इसको जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो रही है। क्या? एंटी मुलेरियन हार्मोन भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि जो MIH होता है या मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ये सर्टोली सेल के द्वारा सिक्रीट होता है और इसका मेन काम क्या होता है कि जैसे मेल या फीमेल दोनों के केस में, ठीक है, एक कॉमन डक्ट पाई जाती है जिसको मुलेरियन डक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो मुलेरियन डक्ट कॉमन, ये मेल में भी होती है फीमेल में होती है, और मुलेरियन डक्ट को वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये मुलेरियन डक्ट को, ये जो हार्मोन होता है MIH जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। और जैसे ही ये MIH हार्मोन मुलेरियन डक्ट की एक्टिविटी को चेक करता है, वो स्टॉप हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनेटेलिया। यानी कि अगर सर्टॉइल सेल के द्वारा सर्टॉइल सेल बन जाती है और उसके द्वारा MIH हार्मोन रिलीज होता है, तो वो फीमेल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन चेक कर देती है, मतलब फीमेल बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, मेल में। ठीक है, यानी कि मेल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और यही अगर सर्टाइल सेल नहीं बनती है और MIH रिलीज नहीं होता है तो क्या होगा, आपका फीमेल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स आपकी जो बेबी होगी वो फीमेल होगी। ठीक है, इसी तरह से लेडिंग सेल है, सिक्रीट हार्मोन, ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वोल्फियन डक्ट को प्रमोट कर देती है। यहाँ पे मैंने बताया था कि वोल्फियन डक्ट को या मुलेरियन डक्ट को चेक कर देती है, तो चेक कर देगी तो क्या होगा कि यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं जो वोल्फियन डक्ट को प्रमोट करता है और यहाँ पे मेल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो था हमारा हार्मोन बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंट कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है, इसको जो इन्वायरमेंटल जो बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसको एक और टर्मिनोलॉजी देते हैं जिसको कहते हैं बायोपोटेंशियल गोनैड्स। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे और करके लिख दे, बायो पोटेंशियल गोनैड कहते हैं, बायोपोटेंशियल गोनैड कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल रह रखा है, एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, बोनेलिया। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम्पल में। बोनेलिया एक वर्म है जो कि मैराइन वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और मैराइन वाटर में पाया जाता है और इसमें इसका जो लार्वा होता है, ठीक है, अगर इसका लार्वे का डेवलपमेंट यूट्रस, फीमेल की यूट्रस के अंदर होता है तो ये डेवलप हो जाता है मेल में, यानी कि मेल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हो कि मेल बोनेलिया का फॉर्मेशन होता है। और यदि इसका लार्वा वाटर में पड़ा रहता है या इसका डेवलपमेंट वाटर के अंदर होता है तो ये बनाता है फीमेल जेनेटेलिया, या कह सकते हो बोनेलिया फीमेल बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड, ये फर्स्ट फैक्टर था, ये सेकंड, यहाँ पे वाटर, मैराइन वाटर फर्स्ट फैक्टर, यहाँ पे टेम्परेचर एक हमने फैक्टर लिया है इन्वायरमेंटल के केस में। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे टेम्परेचर जो होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि टर्टल तो सभी ने देखा है, जो टर्टल का डेवलपमेंट होता है वो टेम्परेचर बेस्ड होता है। ठीक है, यदि इसको 3 टाइप का होता है, एक तो एट अ हाई टेम्परेचर पे, एक मीडिएट टेम्परेचर, और एक आपका हो जाता है लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन्स कि अबव द 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मीडिएट मतलब 30 से कम, मतलब अबव द 30, इसमें 30 से कम एट बिटवीन द 30, और एट द लो मतलब बिलो द 30, यानी 30 से कम।
ये 30 से ज़्यादा 30 से कम, ये मीडिएट बीच में रहता है, ना 30 से ज़्यादा होता है ना 30 से कम होता है, ठीक है। मीडिएट टेम्परेचर इसके अंदर होता है, ठीक। जब टेम्परेचर 30 से ज़्यादा होता है तो ये डेवलप हो जाता है फीमेल टर्टल में। किस में डेवलप होता है? फीमेल। मैंने यहाँ फीमेल का सिंबल बना रखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है फीमेल, आपको पता ही होगा, और इसका मतलब होता है मेल। मैंने यहाँ पे कहीं पे सिंबल से ही इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में टर्टल के द्वारा जो प्रोजनी बनेगी वो फीमेल होगी। अगर मीडिएट टेम्परेचर है उस समय 50% चांसेस होते हैं, 50-50 के चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के बनने के। और लेकिन यदि आपका टेम्परेचर बहुत कम है, 30 से कम है, तो वहाँ पे चांसेस क्या वो बनता ही है, वो क्या बनेगा आपका मेल टर्टल का फॉर्मेशन होता है। ये जो होता है इन केस ऑफ ये लिजार्ड के केस में भी होता है। यहाँ पे लिजार्ड ये जो टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये जैसे टर्टल में होता है वैसे ही लिजार्ड में होता है। तो ये आज का जो हमारा सेकेंड लेक्चर था सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है, नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था, जिसमें हार्मोनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किए। इसके पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने केवल क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही मेरा ख़त्म होता है। आप लोग अपनी स्टडी रखिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोग को शेयर करिए, क्योंकि हर किसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप पढ़ते रहिए और इसी के साथ थैंक यू।